वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों मैं मुकेश सिंह। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि मार्केट में कौन सी गुड न्यूज आई हुई है और आपको कोई भी फंड चुनते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट में तो 2500 से ज़्यादा फंड है, लेकिन उसमें अच्छे फंड 10 या 12 ही हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देखेंगे मार्केट में लगातार ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने भारत के बारे में दोबारा रिपोर्ट जारी कर दिया है और उसमें ये बताया गया कि भारत का मार्केट लगातार बुलिश बना रहेगा। दोस्तों जैसा कि पिछली रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने कहा था कि भारत का बीएसई यानी सेंसेक्स 2026 में जून को 1 लाख को पार कर जाएगा। दोस्तों इस रिपोर्ट की वजह से अब अभी तक जो भारत में एफआईआई छोड़ के भारत गया, तो जो चीन के मार्केट में चीन का मार्केट बूम था, अब धीरे धीरे भारत का मार्केट ग्रो करेगा। वो बात अलग है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ बिगड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें अमेरिका की मजबूरी है। कल ही हमने बताया था कि भारत ने जो पाकिस्तान में नूर खान एयर बेस को नुकसान किया, तो वो अमेरिका के कंट्रोल में था। फिर भारत ने जो डोनाल्ड ट्रंप के सभी वादों को खारिज कर दिया कि हमने सीज फायर करवाया था, सब भारत ने निगलेक्ट कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो दोस्तों भारत चाहता तो है, और दूसरी गुस्सा भारत को खींच इस वजह की अमेरिका भारत से खींच जाता है कि भारत अपने ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट रूस से खरीदता है, हमारा कुछ खरीदता नहीं। भारत यही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जब रूस से खरीद रहा था, तो बहुत ज़्यादा अमेरिका ने प्रयास किया था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भारत खरीदे, लेकिन भारत ने नहीं खरीदा था। क्योंकि दोस्तों ये जो डिफेंस डील होती है ना, ये बिलियंस में होती है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा अमेरिका कमाता है हथियार बेच करके। अमेरिका हथियार बेच कर, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में लड़ाई होती रहे। अब देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार बेच दिया, तो वो तो चाहता है। अब भारत ये नहीं चाहता। भारत चाहता कि अगर आप हमको हथियार देंगे तो आप पाकिस्तान को नहीं देंगे। भारत रूस से हथियार क्यों खरीदता है? क्योंकि जो हथियार भारत ने पहले ही कह दिया कि जो हथियार आप हमें देंगे वो आप पाकिस्तान को कदापि नहीं देंगे। इसीलिए दोस्तों भारत और रूस के बीच में इतनी अच्छी डिफेंस डील होती है। भाई आपने हमको ही हथियार दे, वही हमारे दुश्मन को दे दिया, तो मतलब क्या निकला? अब देखिए दोस्तों, अब अमेरिका को अगर चीन को काउंटर करना है तो उसको वही खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कुछ भी हो जाए, उसको भारत का साथ देना ही होगा। भारत को ट्रेड डील पास करनी ही होगी। अब देखिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ गई है, लगातार मेरा मार्केट ग्रो करता रहेगा। अमेरिका न चाहते हुए भी भारत का सपोर्ट करेगा। वो सिर्फ दिखावे में, वहाँ के सभी लोगों को पता है कि अगर हमको अपना दबदबा कायम रखना है, चीन को रोकना है, तो भारत का ही सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साउथ एशिया में सर्वे सर्वा भारत ही है। अब हमने जैसा कि शुरू में बताया था कि आज की वीडियो ज़्यादातर उस पर निर्भर होगी कि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए फंड आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में। अगर आपने म्यूचुअल फंड लेने में कोई गलती कर दिया तो फिर आपका 4 से 5 साल बीत जाएगा और आपको पैसा भी नहीं होगा। तो म्यूचुअल फंड लेते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए कि जिससे आपको फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो 5-6 पॉइंट है जिसमें आपको कोई भी फंड आप चुने तो उन चीज़ों को आप जरूर चेक कर लें। पहली बात कि अगर आप म्यूचुअल फंड में आए हैं तो आप अपना टाइम पीरियड जरूर चेक कर लें, आप कितने सालों के लिए म्यूचुअल फंड में आए हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। आपके पास पर्याप्त अगर 5 साल से का भी टाइम है, क्योंकि यहाँ पे ELSS वाले फंड, अगर आपको टैक्स बचाना है तो ELSS वाले में जाएंगे, उसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन रहेगा। 3 साल से पहले आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास पर्याप्त कम समय तक डेप्थ फंड में जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपके पास जैसे समय बढ़ेगा आप हाइब्रिड फंड में जाएंगे, क्योंकि ELSS हो गया, डेप्ट वाले हो गए, हाइब्रिड हो गए, इसमें थोड़ा सा रिस्क कम रहता है। अब जैसे जैसे आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप हाइब्रिड हो गया, ज़्यादातर देखिए जो पैसा बनता है इक्विटी के म्यूचुअल फंड में बनता है। इक्विटी के भी म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड इस समय आ गए हैं, उसमें काम के 4 या 10-12 ही हैं। अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, उन गलतियों के बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। क्योंकि अगर आपने गलत फंड चुन लिया है तो फिर आपका समय तो भाई बीत ही जाएगा, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए, जिस रिटर्न के आप दावेदार थे, अगर आपने 10 से 15 साल टाइम दिया
जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो फिर इसमें आपको काफ़ी कष्ट होगा समय बीतने के बाद। तो पहली बात तो यही कि आपको डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड लेना है और उस फंड में आपको पैसा, आप कोई भी फंड लीजिए, आप जो मैं 5 पॉइंट आपको बता रहे हैं, पांचों पॉइंट आप चेक कर लीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें लीजिए कि डायरेक्ट ग्रोथ वाला लेंगे और काफ़ी प्रतिष्ठित फंड हो जिसको लगभग सभी लोग जानते हो, अभी नया नया वाला नहीं आया हो, जिसको सभी लोग जानते हो, काफ़ी पुराना फंड होना चाहिए और उसका एयूएम ज़्यादा होना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया, उसका एयूएम ज़्यादा होना चाहिए, पुराना होना चाहिए और आपको डायरेक्ट ग्रोथ वाला लेना है, रेगुलर वाला नहीं लेना। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों चूंकि वो आपसे ही हर साल लिया जाएगा, अगर मान लीजिए आपका कोई फंड आपको एक साल में 12% बना करके दिया और उसका एक्सपेंस रेशियो 2% था, यानी एक्चुअल रिटर्न तो आपको 14% मिला, लेकिन चूंकि एक्सपेंस रेशियो पहले ही काट लिया जाता है तो आपको 2% कम रिटर्न मिला। और सेम अगर कोई दूसरी कंपनी थी जिसमें सेम फंड थे लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो आधा % था तो आपको पूरा 1.5% का फायदा होता। तो आपको सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना है। और अगर सेम फंड सेम कंपनियों में लगाए हैं, देखिए एक्सपेंस रेशियो उसी कंपनी का कम होगा जो ज़्यादातर, जैसे पुरानी कंपनी जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, निप्पॉन इंडिया हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, जो फेमस हैं, जिनके पास बड़ी टीम है या तो जो काफ़ी पुरानी है। जैसे जैसे प्रतिष्ठित फंड होता है उसके पास कस्टमर की संख्या बढ़ती है तो धीरे धीरे वो लोग अपना एक्सपेंस रेशियो कम करते हैं, क्योंकि उनके पास कस्टमर इतने ज़्यादा है कि कम एक्सपेंस रेशियो में भी वो लोग ज़्यादा अच्छा खासा फायदा कमा लेते हैं। तो आपको कम से कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड लेना है। कोशिश करिए कि 1% से कम ही एक्सपेंस रेशियो हो, 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ना हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड आधा % या आधा थोड़ा 0.7 या 0.8 और 0.6 या 5 तक हैं। तो ये बात हो गई एक्सपेंस रेशियो का। फिर कुछ लोग देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो किसी का तो बहुत ही कम है, 0.1%, 0.2% है। भाई वो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही जो कम एक्सपेंस रेशियो होता है वो इंडेक्स फंड का होता है। यानी उसको जिस प्रकार फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है कि जो कंपनी खराब होने वाली है, जिसका मार्केट बिजनेस नहीं सही चल रहा, उनको अपने फंड से निकालती हैं, फिर अच्छी अच्छी कंपनियों को ऐड करती हैं, वो जो मैनेज करते हैं फंड मैनेजर, वो वाले एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसमें भी जो कम वाले एक्सपेंस रेशियो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। अब इंडेक्स वाले जो फंड होते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कम क्यों होता? भाई मान लीजिए जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो निफ्टी 50 50 कंपनियां हैं, आपका पैसा उन्हीं 50 कंपनियों में लगा हुआ, उसको कोई कम यानी फेरबदल नहीं करेगा, घूम फिर के उन्हीं 50 कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ है। लेकिन मार्केट में तो 5800 कंपनियां, लगभग 6000 कंपनियां हैं, पता नहीं किस कंपनी में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आई है। तो जो फंड मैनेजर होता है वो उसके हिसाब से अपना कंपनियों में लेगा। अब जब उन्हीं कंपनियों में लगना है तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च की जरूरत ही नहीं है, घूम फिर के आपका पैसा उन्हीं 50 कंपनी में लगना है। इसीलिए इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। इंडेक्स फंड में भाई इंडेक्स फंड का रिटर्न लगा जो म्यूचुअल फंड होते हैं लगा ज़्यादातर उनसे कम ही होता है। आपका अगर कोई फंड आपने चुन लिया है इंडेक्स फंड से भी अगर उसका रिटर्न कम है, उसके बेंचमार्क को भी नहीं अगर कम कर पा रहा है, तो आपको बदलने की जरूरत है। अब रिटर्न की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे फंड होते हैं लगातार पंप करते हैं, डंप करते हैं, पंप डंप चलते रहते हैं, यानी स्टेबल नहीं रहते। तो ऐसे फंड आपको नहीं लेना है। आप जो भी फंड लेंगे उसमें आप देखेंगे कि आपका फंड मैनेजर आपके जो पैसे लगभग सब जिस भी फंड में आप डालेंगे उसने उसका फंड मैनेजर कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में लगा रहा है आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादातर किसी एक ही सेक्टर में आपका फंड मैनेजर पैसा लगाया हुआ है तो वो सेक्टर ऊपर गया तो लगातार ऊपर गया आपको फंड, नीचे आया तो नीचे आ गया। तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हैं तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। वो इंफ्रा के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, ग्रीन सेक्टर में, पब्लिक सर्विसेज में, जितने सेक्टर ग्रो कर रहे हैं सब में अगर लगाएगा तो आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगी। तो आपको इस टाइप वाला फंड देखना, फंड की जो उसमें कंपनियों को होल्डिंग्स होती है उसको भी देख लेना है। अब सबसे बड़ी बात जो होती है बेंचमार्क। आपको बेंचमार्क पॉजिटिव वाला फंड लेना है। यानी अगर किसी का बेंचमार्क 9.1 है तो उसने 9.1% का रिटर्न दिया है प्लस में, लेकिन जो इंडेक्स फंड है जैसे निफ्टी 50 हो गया जो बेंचमार्क है इसका ही रिटर्न अगर मान लीजिए 11% है तो आपका रिटर्न कम है। मान लीजिए अगर किसी
बेंचमार्क ने 13% दिया और आपके फंड ने 15% का रिटर्न दिया, तब ना उससे 2% का बना करके दिया, तब ना आपका जो एक्सपेंस रेशियो आप दिए वो वसूल हुआ। भाई आपसे एक्सपेंस रेशियो भी ले लिया गया और जहां पर एक्सपेंस रेशियो नहीं था उसने रिटर्न भी वही बना करके दिया, तो इसमें आपको फायदा क्या हुआ? अब उस वाले फंड से तो तुरंत निकल जाना चाहिए जो बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है। बेंचमार्क का रिटर्न आ रहा है मान लीजिए 11 या 12%, आपका मिला 7 या 8% और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा, उससे बाहर निकलो। इसीलिए बोलते हैं सबका सलूशन क्या है कि जो फेमस फंड है, जो काफी पुराने फंड हैं, उनमें आपको सब चीज बढ़िया मिलेगा। नया नया फंड आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर हुआ रहेगा, उसका एवीएम कम रहेगा, वो सेक्टोरियल फंड में ज़्यादा लगाएगा, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा, वो काफ़ी उठापटक वाला होगा। तो आपको रेगुलर ग्रोथ वाला लेना है। तो आपको अगर देखिए, अगर म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना है तो यहाँ पे आप 10 से 15 साल का मिनिमम टाइम देना पड़ेगा आपको। जितने ज़्यादा टाइम देंगे उतने ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा होगा, क्योंकि रूल ऑफ 72 के अनुसार अगर 12% का रिटर्न है तो पहला आपका जो डबल पैसा होगा उसी को लार्ज कैप में डबल होने में 6 साल लग जाएगा, मिड कैप में 5 साल 5.5 साल लगेगा, स्मॉल कैप में 4 साढ़े 4 साल का टाइम लगेगा। तो आप चाहेंगे कि मेरा जल्दी से जल्दी पैसा रिटर्न हो, 4 साढ़े 4 साल वाले आप डालेंगे, लेकिन वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप गिरता ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा देता है। आपने गिरावट के बाद सभी देखे होंगे, स्मॉल कैप फंड 22-23% फंड ऊपर उठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो गिरे ज़्यादा थे तो उठे भी ज़्यादा है। लार्ज कैप कम उठा है क्योंकि गिरा ही कम था, तो जो ज़्यादा गिरे वो ज़्यादा उठेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पर्याप्त समय हो तभी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं और आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो। ज़्यादा पैसा आप कोशिश करें कि स्मॉल कैप फंड में लगाएं, और स्मॉल कैप फंड में भी लगाएं तो डायरेक्ट ग्रोथ वाले में, कम एक्सपेंस रेशियो वाले में, इंडेक्स फंड में ना लगाएं। उसका काफ़ी स्टेबल रिटर्न, उसको होल्डिंग जरूर चेक कर लें, और वो बेंचमार्क से यानी अल्फा पॉजिटिव वाला होना चाहिए। तो अगर आपके अच्छा खासा आप पैसा कमाना चाहते हैं, 3-4 गोल तो आपके होते हैं नॉर्मली हर इंसान के। भाई एक तो रिटायरमेंट भी आपको भी प्लान कर लेना, क्योंकि अभी आप जो काम कर रहे हैं इन फ्यूचर वो चीज़ आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यानी उस समय आपको पैसे की जरूरत होगी। घर बहुत सारे, हिंदुस्तान में इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोगों को घर लेना होता, उसके लिए आप इकट्ठा करेंगे। जब हिंदुस्तान में लोग शादी करते तब एक बड़ा अमाउंट खर्च होता है, 40-50 लाख तो आजकल आम पैसा हो गया। वो पैसा आपको कर्ज ना लेना पड़े, तो घर हो गया, रिटायरमेंट हो गया, शादी हो गई, बच्चों की शिक्षा में भी अच्छी खासी पैसा हो रहा है, और एक हो गया आपको शौक पूरा करना, आपको गाड़ी लेनी, कुछ लेना, उसके लिए भी पहले आप पैसा इकट्ठा करेंगे तब लेंगे। या तो आप लोन के चक्कर में फंस जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी आपकी लोन में ही चली जाएगी। तो आपके पास स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड होना चाहिए। ज़्यादातर आपके पास स्मॉल कैप में पैसा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ रिटर्न ज़्यादा बन रहा है। सभी फंड लेने का क्या फ़ायदा है कि आपको जो देश में जब सभी कंपनियां हैं, टॉप कंपनी, उनमें पैसा लगे। हमें लार्ज कैप का भी फायदा लेना, तो हमारा थोड़ा पैसा लार्ज कैप में होना चाहिए। फिर लार्ज कैप में चूंकि 100 ही कंपनियां हैं, उसके बाद में मिड कैप में 150 कंपनियां हैं, फिर बाकी सभी कंपनियां स्मॉल कैप में है, तो स्मॉल कैप को हमें ज़्यादा होना चाहिए। तो आपके पास स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप होना चाहिए। आप अगर SIP भी 10,000 की कर रहे हैं तो 1,000 रुपये आपको लार्ज कैप में, फिर 2-2,500 रुपये आप मिड कैप में, और ज़्यादातर पैसा आपका 5-6 हज़ार रुपया स्मॉल कैप में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लेना स्मॉल कैप में 2 फंड कर दीजिए, 3-3 हज़ार के SIP कर दीजिए। और आपको ज़्यादा फायदा लेना स्मॉल कैप में, हम 3 भी कर सकते हैं, 2-2 हज़ार रुपये का SIP कर दीजिए। आप लमसम भी अगर कर रहे हैं तो इसी रेशियो में करिए। जैसे 1 लाख का लमसम करना है तो 10 से 15 हज़ार लार्ज कैप में, फिर 25 से 30 हज़ार मिड कैप में, फिर बाकी जो पैसा बचा है वो स्मॉल कैप में। इस हिसाब से आप लमसम भी करें। तो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने भारत के बारे में काफ़ी अच्छी खासी रिपोर्ट बनाई है। अब वो पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में देख रहे हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इतना तेज़ी से भाग रहा है, क्योंकि जब से इंडिया पाकिस्तान को ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो भारत के डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो भारत की सभी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां लगातार भाग रही हैं। तो डिफेंस सेक्टर वाला जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार भाग रहा होगा, लेकिन हमारे फंड मैनेजर भी इस मौके को देखते हैं, जो सेक्टर ग्रो करने वाला होता है उसमें थोड़ा सा वेटेज बढ़ा देते हैं, है ना। तो आपको ये करना, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भाई म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है बहुत सारे, अगर आप सब कुछ सिस्टमेटिक किए हुए रहेंगे तब ना आपका पैसा बचेगा। आप 5 रुपए की चॉकलेट भी खरीदने जा रहे हैं, उसका एक्सपायरी डेट ये देख, टेस्ट और दुनिया भर सुन रहे हैं। यहाँ तो आप अपना पैसा दे रहे हैं और काफ़ी लंबे समय के लिए दे रहे हैं। तो सब कुछ जांच पड़ताल आप खुद ही करिए,
और तब आप अपना पैसा लगाइए, तब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि भाई अब लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं पैसा, तो हर साल नई नई कंपनियां लॉन्च हो रही हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठित फंड हैं वो अभी भी रिटर्न बना के दे रहे हैं और आगे भी रिटर्न बना करके देंगे। यानी आपका पैसा सही जगह जाएगा, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए